कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम फील्ड को स्टोर करके रखते हैं इन फॉर्म ऑफ चार्ज, या फिर ये कह सकते हो कि एक प्लेट को, कैपेसिटर के एक प्लेट को हम चार्ज देते हैं और उस चार्ज के कारण उस कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर हमारी एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है। तो हम ये जो पॉइंट कह रहे हैं कि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होती है, तो ये एनर्जी कितनी है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अरेंजमेंट में, उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर होगी उसी को आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि अगर दो प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d है और प्लेट्स का जो एरिया, ओवरलैपिंग एरिया है वो a है, और एक प्लेट को अगर हम चार्ज देते हैं और दूसरे को अर्थ करके रखे हुआ है, तो उन प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कितनी होगी, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी सप्लाई चार्ज और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हम ये जानने की आज ये टॉपिक हम स्टडी करेंगे कि एनर्जी इन प्लेट्स के बीच में कितनी स्टोर होगी। तो ये मैं एक कैपेसिटर का सिस्टम बना के रखा हूँ। लेट अस कंसीडर दिस इज अ प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज प्लेट नंबर 2 इन विच प्लेट नंबर 1 इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज एंड प्लेट नंबर 2 इज़ गिवन अ नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में मैं पहले बता के रखा हूँ। प्लेट नंबर 2 को नेगेटिव चार्ज देने का मतलब क्या करना कि प्लेट नंबर 2 को हमने अर्थ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको हम जाने तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच सप्लाई एनर्जी टू द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो अगर हम इस प्लेट्स की एरिया को, एरिया प्लेट्स के एरिया ऑफ प्लेट ए कंसीडर करें, बी ए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट डी कंसीडर करें, विल बी डी। तो हम ये जानते हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, क्योंकि इनके बीच में अभी कोई मीडियम नहीं है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, दिस विल बी इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये हम इसकी कैपेसिटेंस को जानते हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये चार्ज के कारण इस कैपेसिटर के, जब हम चार्ज इसके ऊपर दिए हुए हैं, तो चार्ज के कारण जैसे ही हम चार्ज देंगे बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होनी शुरू हो जाए। इन प्लेट्स के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये जो चार्ज के कारण एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो उसी एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी एंड इफ इट इज़ कनेक्टेड विद अ सेल और अ बैटरी। यहाँ पे मैं सेल का रिप्रेजेंटेशन किया हूँ जिसकी पोटेंशियल V है, तो इसके अंदर आफ्टर चार्जिंग कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो मान लेते हैं कि इनिशियली इस प्लेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है। हम एट इनिशियल स्टेट कहे कि इनिशियली चार्ज गिवन विल बी गिवन इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इस प्लेट के ऊपर चार्ज 0 है तो पोटेंशियल उस प्लेट का क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे पोटेंशियल, लेट इस प्लेट को प्लेट नंबर 1 कह ले और इसको प्लेट नंबर 2 कह ले। तो प्लेट 1 की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे पोटेंशियल ऑफ प्लेट नंबर 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं है ना। अब हम क्या करें कि जैसे ही हम इसको सेल से कनेक्ट करें, इससे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होगा और इससे नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होगा। तो मानते हैं कि एट एनी टाइम t प्लेट के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज गिवन ऑन प्लेट 1, चार्ज गिवन इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, तो लेट हम कह लें क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने उस प्लेट को दे दिया। आफ्टर टी टाइम उस प्लेट को जैसे हम इसको इस सेल से कनेक्ट करेंगे, पहले इसके पास चार्ज 0 होगा, इसके ऊपर भी चार्ज 0 होगा, और जैसे ही हम इसका कनेक्शन करेंगे धीरे धीरे इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। मान लेते हैं इस
जिस सेल को या सोर्स को हम लोगों ने लगा रखा है उसकी पोटेंशियल V है, तो ये प्लेट किस पोटेंशियल तक चार्ज हो जाएगा, तो हम कहेंगे व्हेन द फुल टोटल चार्ज, व्हेन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये प्लेट फुल्ली चार्ज होगा, उस समय द पोटेंशियल ऑफ सोर्स इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। यही हम कहेंगे, क्योंकि इधर से चार्ज कनेक्ट करके रखा है तो तब तक पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफ़र होगा जब तक हमारे केस यहाँ की पोटेंशियल इसके बराबर ना हो जाए। पोटेंशियल ऑफ दिस टर्मिनल इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ दिस टर्मिनल। उसी तरह से यहाँ से नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक यहाँ की पोटेंशियल यहाँ की पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। तो हम कहेंगे व्हेन द कैपेसिटर इज फुल चार्ज the potential difference between the plate of a capacitor is equals to the potential supplied। ठीक है, तो हमने उस कंडीशन को बाद में देखते हैं। पहले हमने कहा कि मान लिया जाए इसकी कैपेसिटी, इस सोर्स की जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट का। तो ऐसे कंडीशन पे जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 10 वोल्ट हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट। सो हम किसी टी टाइम पे जब इसकी पोटेंशियल ना 0 हो ना 10 हो, उस टी टाइम पे हमने कहा कि इसने जो चार्ज स्टोर करके रखा है वो चार्ज कितना है, तो हमने कह लिया कि वो चार्ज Q है। अब उस Q चार्ज के कारण इस प्लेट के कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी बच्चों, तो हम कहेंगे देन पोटेंशियल ऑफ द प्लेट, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट भी कह सकते हैं, पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू V। अब किसी टी टाइम पे Q चार्ज और V पोटेंशियल आ गया तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे देन C इज इक्वल्स टू Q इंटू V। ये इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। ठीक है, उस समय जब किसी टी टाइम पे हमने उसके ऊपर चार्ज दिया है। नाउ अब देखते हैं कि ये प्लेट हमारा, इस प्लेट के ऊपर हम लोगों ने प्लस Q का चार्ज दे दिया और इस प्लेट के ऊपर माइनस Q का चार्ज आएगा, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का मान लेते हैं पोटेंशियल क्या है, V है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज V। अब अगर और भी चार्ज, अगर ये कैपेसिटर इस समय फुल चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है, लेट सप्लाइड वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है, हमने चार्ज डिपॉजिट करना शुरू किया, धीरे धीरे चार्ज बढ़ा, इसकी पोटेंशियल बढ़ रही है। मान लो जिस किसी टाइम की बात हम कर रहे हैं, किसी भी इनिशियल टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे मानते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है। हमने इस बैटरी जो सेल लगा के रखी है वो कितने वोल्ट की लगा के रखी है, 10 वोल्ट की, और अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल कितनी हुई, 6 वोल्ट। तो क्या अभी और ये चार्ज स्टोर करेगा, तो हमने डिस्कस किया कि ये प्लेट तब तक चार्ज होगा जब इसकी पोटेंशियल सोर्स की पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। इसका मतलब अभी और ये चार्ज अपने ऊपर लेगा। अब देखते हैं बच्चों कि अब अगर यहाँ से उस 6 वोल्ट के बाद अगर कुछ स्मॉल चार्ज dq अगर यहाँ से इस प्लेट पे फर्दर डिपॉजिट होना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सन मिलेगा, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स उसे इस चार्ज के इस प्लेट से इस प्लेट पे जाना है। कुछ इस तरीके से मान लिया जाए कि हमने ऊपर वाले प्लेट को यहाँ ड्रॉ किया है, नीचे वाले प्लेट को मैंने यहाँ रखा है। किसी टी टाइम पे व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल टाइम पे प्लेट 1 एंड प्लेट 2, प्लेट 1 के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन प्लेट 1 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, पोटेंशियल जो प्लेट 1 का है वो क्या है, 0 है, और इसको हम लोगों ने किसी सेल्स के से ज्वाइन कर रखा है, जो ऊपर के डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस सेल की पोटेंशियल मैं कह रहा हूँ कि लेट द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज़ 10 वोल्ट। तो इनिशियली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम कहेंगे इन दोनों प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस या इस प्लेट की पोटेंशियल क्या होगी, 0 होगी। नाउ अब यहाँ से कुछ चार्ज मूव करेंगे और ये यहाँ आएंगे। जैसे ही इसके ऊपर कुछ चार्ज आए, लेट द चार्ज इनिशियल विल बी QI। हमने जो चार्ज दिया, लेट वो चार्ज Q है, तो अब Q चार्ज जैसे इसके ऊपर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से -Q आ जाएगा। तो किसी t टाइम पे जब टाइम की वैल्यू हम कह लें, लेट वो टाइम है t,
जो चार्ज प्लेट 1 पे है वो अब कितना हो गया है Q, और पोटेंशियल जो है प्लेट का वो हो गया है V। अब ये V 10 से छोटा है, 10 वोल्ट से कम है। ऐसे कंडीशन पे अब और चार्ज आएगा क्या? कब तक ये चार्ज होगा? कब तक इसके ऊपर चार्ज आएगी? जब तक इसकी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स की पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो। नाउ अब हम कहते हैं कि स्मॉल चार्ज इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद मान लेते हैं कि Q चार्ज आने के कारण इन प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस हो गई 4 वोल्ट। हमने एग्जांपल में 6 वोल्ट लिखा था, तो चलो 6 वोल्ट लिख लेते हैं। तो अब इसके ऊपर और कितना चार्ज आएगा? जब तक इसकी पोटेंशियल 10 वोल्ट नहीं हो जाएगी इन दोनों प्लेट्स की। इसका मतलब यहाँ से चार्ज अभी और इसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा, और चार्ज बढ़ेगी तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। नाउ अब देखते हैं कि आफ्टर दिस कॉन्फ़िगरेशन स्मॉल DQ चार्ज इस प्लेट से फिर से इस तरफ सोर्स से प्लेट नंबर 1 की तरफ आना शुरू हुआ। नाउ प्लेट 1 के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। प्लेट सोर्स से जो चार्ज निकला है उसका क्या नेचर है? पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को अपनी तरफ आने नहीं देगा। क्यों? रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट्स करेगा। ऐसे कंडीशन पे फिर भी फर्दर, क्योंकि इसकी पोटेंशियल 6 है और इसकी पोटेंशियल 10 है, तो ऐसे कंडीशन के इसके ऊपर जो प्रेशर फोर्स होगा वो फोर्स ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये मूव करता हुआ इस प्लेट के ऊपर आके फर्दर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है कैसे डिपॉजिट हो रहा है? तो हम कहेंगे प्लस Q चार्ज इस स्मॉल DQ चार्ज को अब आने नहीं देना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि इधर का फोर्स 10 वोल्ट के प्रेशर है और यहाँ पे 6 वोल्ट का प्रेशर है, तो ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज डिपॉजिट होगा। अब ये DQ चार्ज जो ये फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो अगेंस्ट फील्ड होगी। सो ये जो DQ चार्ज के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, मान लेते हैं इस प्लेट की पहले पोटेंशियल थी V और जिसकी वैल्यू ये है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी U। अब जब ये फर्दर DQ चार्ज आके स्टोर होगा, तो ये DQ चार्ज जैसे आएगा वैसे इसकी पोटेंशियल को वो इंक्रीज़ करके QU प्लस DU कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो T कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर T टाइम इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना आ गया Q, और इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया V, और इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई QV। नाउ अब इफ फर्दर DQ चार्ज is given to plate 1, तो ये जो DQ चार्ज हम देंगे ये कुछ वर्क डन करेगा, और वो वर्क डन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगी, तो हम कह सकते हैं ये वर्क डन पॉजिटिव कंसीडर करी जाएगी, और उस वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। If further DQ is given to the plate 1, it performs some work done, and that work done is stored in the form of potential energy. So the value of potential energy हम जानते हैं Q is equals to U is equals to Q into V हो गया। तो now अब उसकी पोटेंशियल कितनी थी V, और हमने स्मॉल चार्ज और दिया, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? V इंटू DQ चार्ज दिया था। नाउ अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हम कहेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? तो टोटल एनर्जी गिवन इज इक्वल्स टू U, एंड विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V DQ। इनिशियली मान लेते हैं कि चार्ज कितना था 0, और फाइनली चार्ज मैक्सिमम हो गया, दैट इज़ Q। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये जो होगी दिस विल गिव्स द एनर्जी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इज़ व्हाट? तो हम कहेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग U इज इक्वल्स टू V की वैल्यू रखा जाए, तो हम कहेंगे सिंस C इज इक्वल्स टू Q बाई V, सो V इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू Q इंटू V, सो V इज इक्वल्स टू Q बाई C। तो इंटीग्रेट हम इसको कर ले Q बाई C इंटू DQ।
कहाँ से कहाँ तक? व्हेन चार्ज इज 0 टू द चार्ज। पहले इस प्लेट के ऊपर चार्ज क्या था? 0, और अब इस प्लेट के ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा? जब दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस 10-10 हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, उस समय टोटल चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो हमें वैल्यू मिलेगी u इज इक्वल्स टू, इसको मैं नोट करता हूँ ऐसे, u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू q बाई v इंटू डी क्यू, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो 1 बाई v कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से q डी क्यू, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? q स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे, सो द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाई v। ठीक है, तो जो एनर्जी हमारे पास स्टोर होगी वो कितनी हो जाएगी? तो वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू q स्क्वायर इंटू v। हाँ, तो ये वैल्यू हम देखेंगे। नाउ अगर हम c इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से? तो v इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी हो जाएगा, और अगर हम उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? सो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से q, v के जगह पे वैल्यू पुट करें तो q बाई सी इंटू डी क्यू। नाउ c इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो u इज इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ q डी क्यू फ्रॉम 0 से फाइनल चार्ज दैट इज गिवन विल बी मैक्सिमम। सो 1/c q स्क्वायर बाई 2, अगर हम लिमिट पुट करें इनिशियली चार्ज 0 एंड फाइनली चार्ज मैक्सिमम, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी। सो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर के अंदर वो कितनी हो गई? तो हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू कितनी आई? तो हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड दैट विल बी इक्वल्स टू यू एंड दिस विल इक्वल्स टू हाफ q स्क्वायर बाई सी। नाउ अब देखिए बच्चों, तो ये चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस के फॉर्म में ये वैल्यू आई है। नाउ अगर हम q की वैल्यू पुट करें तो हम ये कह सकते, या c की वैल्यू पुट करें तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? q बाई b। तो अगर उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम कहेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 q स्क्वायर इंटू 1/c, और 1/c की वैल्यू क्या रख सकते हैं? c इज इक्वल्स टू q बाई v, तो जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 q स्क्वायर इंटू c इज इक्वल्स टू क्या होता है? q बाई v। q से q कैंसिल आउट होगा, हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगी वो क्या हो जाएगी? QV। ओके, तो ये किसके टर्म्स में आ गया? चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में। ये किसके टर्म्स में आ गया? चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में। नाउ एक और चीज़ हम कर सकते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पे 1/2 q इंटू वी है, तो इसको हम फिर से लिखें तो हम लिख सकते हैं सिंस q इज इक्वल्स टू हाफ u इज इक्वल्स टू हाफ q इंटू वी, और अगर हम q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम q क्या कह सकते हैं? दिस विल c इज इक्वल्स टू q बाई वी, सो q इज इक्वल्स टू सी वी। तो अगर सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इक्वल्स टू सी वी इंटू वी। सो हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला मिला वो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस क्या आ गया? हाफ सी वी। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्मूले आ रहे हैं। वन हाफ सी वी स्क्वायर, अदर हाफ क्यू बी, एंड अदर लास्ट वन इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो इसको नोट कर लें हम यहाँ, तो हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की वैल्यू जो आई है दिस विल इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाफ क्यू बी, एंड दिस विल इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो हम ये 3 डिफरेंट फॉर्मूले पढ़ रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, नाउ अब अगर हम रिज़ल्ट को देखें तो रिज़ल्ट हमें पहली चीज़ ये समझ में आएगी बच्चों कि बैटरी ने जो वर्क डन परफॉर्म करी थी, बैटरी के पास टोटल चार्ज सेल या बैटरी जो सोर्स है, यहाँ पे मैंने सेल बना के रखा है, तो हम कहेंगे जो सोर्स हम जिसके थ्रू चार्ज को दे रहे थे उसकी पोटेंशियल कितनी थी? V, और उसके ऊपर चार्ज क्या था?
Q। तो हम कह सकते हैं एनर्जी जो सोर्स के पास थी, एनर्जी इन सोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू V, एंड एनर्जी स्टोर जो कैपेसिटर के पास हुआ वो कितना हुआ, ये सेल ने QV एनर्जी सप्लाई करी है और जो कैपेसिटर के पास एनर्जी हो रही है वो कितनी है, हाफ QV। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ QV। इसका मतलब अगर उसने 100 जूल की 100 जूल की एनर्जी सप्लाई करी है तो कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी आई है, 100 का हाफ, दैट इज़ 50। इसका मतलब 50% एनर्जी स्टोर हो रही है और 50% एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जा रही है। तो हम इस पॉइंट को नोट करेंगे। रिजल्ट में हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट क्या पाया कि एनर्जी इन सप्लाइड बाय सोर्स, या फिर कह सकते हैं एनर्जी ऑफ सोर्स इज QV एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ QV। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी गिवन इज इक्वल्स टू एनर्जी यूटिलाइज। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं हाफ QV एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा, 50%। मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है कैपेसिटर में, 50%। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ओनली 50% ऑफ टोटल एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। 50% को क्या होना है, तो हम कहेंगे 50% तो लॉस हो जाएगा, किसके फॉर्म में, तो हीट के फॉर्म में। कैसे पता किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू। नेक्स्ट, अब अगर हम ये देखें बच्चों, तो हम ये कहेंगे कैपेसिटर की एनर्जी जो स्टोर्ड है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला हम कह सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू क्या है, हाफ CV²। नाउ अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अरेंजमेंट के बेसिस पे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कहें, तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट A/d यही होगी। और इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनके बीच का सेपरेशन मैंने क्या कंसिडर कर रखा है, तो सेपरेशन d है। तो हम कहेंगे V इज इक्वल्स टू, सिंस E इज इक्वल्स टू V इंटू डी, अभी हम लोगों ने लिखा था V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dr, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम dV/dr इज इक्वल्स टू E भी लिख सकते हैं, और इसको हम V/d इज इक्वल्स टू E भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे इन दोनों प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस है V। इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E/V/d। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू डी। तो अगर हम इस V के जगह पे E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी रखें तो हमारे पास ये हो जाएगा। ऐसा क्यों करा जा रहा है कि हम लोगों ने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर जो पढ़ रखा है, वो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रहा था, इसलिए हम फॉर्मूले को किसके फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आएगा, हम कहेंगे क्या, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, तो सिंस C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/d इफ देयर इज नो मीडियम एंड V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। तो दोनों की वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे C और V की, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, जिसको लिख सकते हैं हाफ D विल कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट A इंटू D इंटू E²। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम अपने कंसिडरेशन में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि अगर देखा जाए तो ये एनर्जी कहाँ स्टोर्ड है, तो हम कहेंगे ये एनर्जी दोनों प्लेट्स के बीच स्टोर्ड है, और प्लेट्स की थिकनेस कितनी है,
प्लेट की थिकनेस है d और प्लेट्स का एरिया क्या है a, तो ये एनर्जी ओवर द वॉल्यूम स्टोर्ड है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी की पर यूनिट वॉल्यूम कितनी फील्ड स्टोर होगी। एनर्जी डेंसिटी के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखते हैं, U नीचे सबस्क्रिप्ट में D, एंड दिस विल इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एनर्जी स्टोर्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये जो एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये एनर्जी कहाँ स्टोर्ड है बच्चों, तो हम कहेंगे प्लेट्स के बीच में। अब देखा जाए तो प्लेट की थिकनेस, ये प्लेट का एरिया हो जाएगा, ये प्लेट का एरिया है और इसकी बीच की थिकनेस, तो हमारे पास एनर्जी कहाँ है, तो हम कहेंगे पूरे वॉल्यूम में। तो ऐसे कंडीशन पे यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, इसी को हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे पूरी एनर्जी पूरे वॉल्यूम में, अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, ये लिख सकते हैं। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेट ए एंड द थिकनेस बिटवीन प्लेट डी, तो दिस विल कैंसिल आउट, ए डी एंड ए डी विल कैंसिल आउट। सो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे प्लेट्स के बीच में होगी वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी हमारे प्लेट्स में स्टोर्ड है। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिला है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, अब इस एनर्जी डेंसिटी को हम फोर्स प्रेशर भी कहते हैं, कि प्रेशर बिटवीन द प्लेट्स। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट, प्रेशर बिटवीन द प्लेट दो प्लेट है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। और ये ऐसे कंडीशन पे दोनों प्लेट्स के ऊपर अपोजिट नेचर का चार्जेस है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट्स कर रहे होंगे। तो फोर्स जो एक्सर्ट्स हो रहा होगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया बेसिस पे हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो ऐसे कंडीशन पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड दिस प्रेशर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो अगर हमें प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो प्रेशर इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दिस विल इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करा जाए या प्रेशर बिटवीन द प्लेट कैलकुलेट करा जाए, दोनों का फॉर्मूला क्या आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ लिए। एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटर की, तो हम इन द फॉर्म ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर, अगर हमारे पास फॉर्मूले में Q इंटू वी दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला, और अगर Q और C दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। साथ में अगर हमें एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी डेंसिटी हमेशा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, और वो कितना आया है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब अगर इनके बीच में मीडियम होता तो हम क्या कहते हैं, तो मीडियम होने पे एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन केस ऑफ मीडियम और उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन आर, तो हमारी जो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दिस विल इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। हमें क्या करना है, जब भी हम एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्री स्पेस में कैलकुलेट किया जब पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच में कोई भी मीडियम नहीं था, अगर मीडियम दिया हुआ है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सिंपली एप्सिलॉन आर से रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की उससे कैलकुलेट कर लेना होगा। तो ये हम रिज़ल्ट देख चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अभी हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट किया। साथ में ये देखें कि एनर्जी डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू प्रेशर बिटवीन द प्लेट। ठीक है, और इनके फॉर्मूलेज़ को हम अपने कंसिडरेशन में रखेंगे, ये हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है,
फोर्स बिटवीन द प्लेट वो कितना है। एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। नाउ ये देखेंगे कि क्योंकि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहे हों, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।